नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और एक एक करके हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। और आज में आप सबके सामने देख सकते हैं कि जो हमारी शुरुआत है वीडियो की वो बराबर कंटिन्यू चल रही है। और आज हम लोग जो है मॉक टेस्ट 29 की तरफ जो है प्रोसीड कर चुके हैं। और ये चलेगा आपका 25 तारीख तक। और इसके बाद हम लोग जो है नई स्ट्रेटजी के साथ जो है वापस आएंगे। और नोटिफिकेशन पुलिस का और दरोगा का आने वाला है, एसआई का, तो उसी पे हम लोग जो है दोबारा काम करेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि आज आपका स्कोर क्या रहेगा और आज आपके सबके सामने किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इससे पहले जो है यूपी ट्रिपल एससी ने आपसे जो है पूछा था। उसी के आधार पर हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। जितने बच्चे हैं सभी को दोस्तों नमस्कार। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने पहला क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन होती है आप सबके सामने। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक इतिहास इंडिविजुअल बैच आपका जो है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है। और साथ में वीडियो री एग्जाम का जो महाबचत ऑफर के साथ में कंप्लीट बैच जो आपको प्रोवाइड किया गया है मॉक टेस्ट के रूप में। और कंप्लीट सिलेबस और साथ में बेस्ट बुक भी यहाँ पर आपको वीडियो की मिलेगी। बुक के साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। और क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कह रहा कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से क्या अलग होगा। गैंडा, शेर, बाघ या भेड़िया में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ सभी लोग क्या होगा इसका सही आंसर। तो गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया में से क्या अलग होगा, क्या डिफरेंट होगा, ये आपको बताना है। तो छोटा सा क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग जो है इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर शेर जो होता है मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी होता है, भेड़िया मांसाहारी होता है। लेकिन गैंडा एक जो है शाकाहारी जानवर होता है। सारे के सारे जंगली जानवर हैं, गैंडा भी जंगल में रहता है, शेर भी, बाघ भी और भेड़िया भी, तो ये समानता है। लेकिन अगर इनको अलग निकालना है तो ये गैंडा जो है एक शाकाहारी जानवर हो रहा है पोता। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। और जिन बच्चों ने पहले का ए वाला आंसर दिया होगा उन सभी का ये प्रश्न क्या करेगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो कोशिश करें और बताएं कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो एक एक करके आपको आगे बढ़ना है और उसी के आधार पर आपको जो है इसको चेंजमेंट को भी देखना है कि इसमें कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। और उसी के आधार पर आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो ABCD, चलो बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें अगर इस बीच वाले को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 पंचभुजा है। पंचभुजा को यहाँ उल्टा कर दिया है तो यहाँ त्रिभुज को उल्टा करेगा तो ये तो वाला तो आएगा नहीं, ये वाला आएगा नहीं। तो 2 और 3, 4 में से कोई एक बचा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली जो आकृति थी ये इसके अंदर चली गई, तो इसके बाद ये वाली जो आकृति होगी इसके अंदर जाएगी। तो 2 में भी है और 3 में भी है, तो यहाँ से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके बाद और कुछ एक नया प्रकार से आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये सर्कल था, ये सर्कल जो है निकल के कहाँ पर आया, यहाँ पर। तो ये त्रिभुज जो एरो का साइन निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ का मतलब है कि इसमें यहाँ पर देखो इस साइड हो गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने दूसरे का आंसर बी वाला, सेकेंड वाला आंसर बताया होगा उन सभी का सही होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप सबके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको पूरे डायग्राम को नहीं देखना, पहले एक एक स्टेप को पकड़ना है। पहले हमने इसको पकड़ा, इससे हमको 2 आंसर निकल गए। फिर हमने इसको जो है पकड़ा तो इससे हमको जो है आंसर आसानी से 2 स्टेप में हमको आंसर मिल गया। हमें पूरे डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर पूरा डायग्राम देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, हो सकता है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। लेकिन अगर एक एक स्टेप में बढ़ोगे तो फिर प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताएंगे। करा कि नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है। जिम कार्बर, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। तो जिम कार्बर नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, रणथंभौर के बारे में आपने सुना होगा। ये सब क्या है, पार्क हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि जिम कार्बर जो नेशनल पार्क है वो किस किस के लिए जाना जाता है, उसी के आधार पर आपको बताना है। जल्दी से बताओ। तो
तो आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट जो है वन्यजीव अभयारण्य है, और इसके बाद जो है रणथंभौर भी वन्यजीव अभयारण्य है, बांधवगढ़ भी वन्यजीव अभयारण्य है। लेकिन तुंगभद्रा से क्या फीलिंग्स आ रही है? आपने पढ़ा होगा कि तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? 4 में। बाकी सब जो है वन्य जीव अभयारण्य है। एक जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका जो है असम में पड़ता है, रणथंभौर जो है आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसी बार बांधवगढ़ भी एक वन्यजीव अभयारण्य है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तुंगभद्रा क्या है? एक नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है तुंगभद्रा। आपको पता होना चाहिए कि तुंगभद्रा कहाँ की है? एक दक्षिण भारत की नदी है। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। किराए के नीचे दिए गए नामों से विषम को पहचानना है। एचडीएफसी एक बैंक है, आईसीआईसीआई एक बैंक है, आईडीबीआई एक बैंक है, पीएनबी एक बैंक है, बीओबी एक बैंक है, बीओआई एक बैंक है, यूको बैंक है, एचएसबीसी बैंक है। अब इनमें से बताना है कि आपका अलग क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आईडीबीआई एक बैंक है, यूको बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, लेकिन सेबी आपका जो है बैंक नहीं है। आप सबको पता होना चाहिए था कि सेबी यहाँ पर आपका बैंक नहीं है, ठीक है ना। तो यह एक जो है सेबी अगर देखा जाए तो एक नियामक संस्था होती है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो सेबी एक बैंक नहीं है और बाकी सारे के सारे यहाँ पर बैंकों के नाम दिए हैं। बस इतना आपको समझना था। अगर उसी लय में सेबी को पढ़ लेंगे तो फिर प्रश्न आपको समझ में ना आता कि यहाँ पर करना क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दोस्तों आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से पढ़िए। किराए के नीचे दिए गए नाम निश्चित तरह से संबंधित हैं। विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिसमें नामों के इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। तारापुर, कुन्नरकुलम, कैगा, काकरापारा, कल्पक्कम और नरोरा। बताओ भाई, ताप विद्युत संयंत्र हैं ये सारे के सारे। अब इनमें से कौन सा अलग होगा? इन 4 में देख लो, कोयना, रावत भाटा, उकाई और भाखड़ा नागल में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा तो कोयना और इसके बाद उकाई और भाखड़ा नांगल ये क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है। आप सबको पता होना चाहिए कि कोयना, उकाई और रावत भाटा क्या है? सारे के सारे क्या है? ताप विद्युत संयंत्र है। जबकि आपको रावत भाटा के बारे में पता हो तो रावत भाटा एक क्या है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रावत भाटा क्या है? एक जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये आपको ध्यान देना है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये शायद राजस्थान में है। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। इसलिए बाकी सब ये क्या है? कोयना, उकाई और भाखड़ा नांगल ये ताप विद्युत संयंत्र है। ताप विद्युत संयंत्र का मतलब है जहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र इन सबसे क्या हो जाएगा? अलग। तो 5वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। और जिन बच्चों ने 5वें का सेकंड वाला आंसर दिया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें होती हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। आपका ये जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का प्रयास करें और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आप सबके सामने है, तो इसको पढ़िए और बताइए। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं जिससे आपको जो है प्रश्न पूरा दिखने लगे। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 पर्यटकों के समूह में से 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं, 5 गुजराती के साथ मराठी भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो गुजराती और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे आप लोग और बताएंगे कि 25 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। तो टोटल पर्यटकों की संख्या आपके पास कितनी है? 25 है। और लैंग्वेजेस कितनी है? 2 हैं। एक आपकी गुजराती लैंग्वेज है और एक आपकी क्या है? मराठी लैंग्वेज है। तो 2 लैंग्वेज है हमारे पास। तो गुजराती बोलने वालों की टोटल संख्या 10 है, मराठी बोलने वालों की टोटल संख्या कितनी है? 12 है। और 5 क्या है? 5 ऐसे हैं जो गुजराती और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो 10 में 5 जाएगा तो केवल गुजराती 5, 12 में 5 जाएगा 7, तो केवल जो है यहाँ पर मराठी 7। तो 5 5 10 और 7 कितना हो गया? तो 5 + 5 और +7 तो कितना हो जाएगा? 17 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। टोटल पर्यटकों की संख्या कितनी? 25 में 17 घटा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। तो 8 पर्यटक ऐसे होंगे जो ना गुजराती बोल पा रहे हैं और ना ही मराठी बोल सकते हैं। तो अदर लैंग्वेजेस वो लोग बोलते होंगे। तो 6वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 6वें का तीसरा वाला आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही। बहुत लेंदी प्रश्न नहीं था। ऐसे प्रश्नों की संख्या भरमार है आप लोगों के सामने। इतने क्वेश्चन में करा चुका हूं कि मुझे उम्मीद है कि जो लड़का बराबर कंटिन्यू मेरी क्लास कर रहा है तो ऐसे प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। इतना आपको जो मैं यकीन से कह सकता हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसके डायग्राम को बनाएंगे आप लोग और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए कोशिश करिए सभी लोग।
कह रहा कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 छात्र चेस पसंद करते हैं, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 7 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। थोड़ा सा समय आपके पास होगा, उस समय के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न का आंसर देना होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर्स को। मैं आपको इस प्रश्न के लिए 30 से 35 सेकंड का समय दूंगा और 30 से 35 सेकंड में आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाना होगा। कोशिश करिए सभी लोग। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। सभी लोग ध्यान से सावधानी से करते चलें। कह रहा कि 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहां पर एक क्रिकेट है, एक आपका फुटबॉल है और एक चेस है। तो 3 गेम है, तो 3 डायग्राम बना लो। एक डायग्राम हुआ, इसके बाद ये दूसरा हुआ और इसके बाद ये तीसरा हुआ। ठीक है, तो पहला क्या है? क्रिकेट। तो 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और इसके बाद 15 छात्र चेस पसंद करते हैं। तो चेस पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो 15 छात्र क्या करते हैं? चेस पसंद करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। उसने बोला है कि 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। उनमें से 8 छात्र क्रिकेट और चेस। तो क्रिकेट और चेस, तो यहां पर कितना बचेगा? 5। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। तो 5 3 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल, तो 3 फुटबॉल भी पसंद करेंगे। इस प्रकार से जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। तो 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। अब टोटल क्रिकेट की संख्या कितनी? 18। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 और 3 18। तो यहाँ 3 बचेगा, टोटल 18 हो जाएगा। यहाँ पर 15 है तो 6 5 11 3 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पर 20 है तो 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। 13 7 कितना होता है? 20। इस प्रकार से तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो केवल फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या हमने कितनी निकाली? 13। तो 7वें का जो आंसर जाएगा वो सेकंड वाले में जाएगा और जिन बच्चों ने 7वें का आंसर सेकंड वाला 13 बताया होगा उन सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। 8 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग और बताएंगे कि 8 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। ये भी उन्हीं में से प्रश्न है, ये भी वेन डायग्राम का ही प्रश्न है। चलो इसको कोशिश करो। अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए। 40 रोगियों को मधुमेह है, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही उच्च रक्तचाप की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या आपको बताना है कि क्या हो जाएगी। तो बताओ, ये भी प्रश्न अच्छा है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। उसने कहा कि एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह है और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। उसने क्या बोला है? ध्यान से देखिएगा। तो मधुमेह कितने लोगों को है? 40 लोगों को। और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। तो उसमें से उच्च रक्तचाप, तो यहां पर उच्च रक्तचाप जो है कितने लोगों को है? 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। तो 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। तो 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। अब इसके बाद यहां पर प्रश्न देखो कि केवल मधुमेह की समस्या की अगर बात करें तो यहां पर कह रहा है कि 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है। तो केवल मधुमेह कितना होगा? तो 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा और 3 में 2 जाएगा, 1 18। 30 में 22 घटाएंगे कितना आएगा? 8। तो यहां पर टोटल अस्पताल में, अब यहां पर ध्यान से देखना, एक अस्पताल में कुछ मरीज एवं डॉक्टर अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है। 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों है, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न उच्च रक्तचाप की समस्या। अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या, तो देखो 18 ये हो गए, इसके बाद 22 ये हो गए
और 8 ये हो गए, तो 17 उनमें से थे, ये भी तो 17 है जिनको कोई बीमारी नहीं है, तो इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। अब सबको काउंट कर लो, तो 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30, 22 और 8 30, 30 10 40, और 22 8 30, 30 10 40, 40 और 10 50, और इसके बाद 8 7 15, तो 50 10 60 और 5 कितना हो जाएगा, 65। तो टोटल जो यहाँ पर निकल कर आएगा 65, और 65 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 8वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या कितनी है, तो अस्पताल में प्रतीक्षारत रोगियों की कुल संख्या जो यहाँ पर निकल कर आएगी आपकी, वो कितनी निकल कर आएगी, 67। देखो 17 को भी काउंट करना पड़ेगा भाई, क्यों, क्योंकि जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है और न ही रुक्त रक्तचाप, वो भी अपना चेकअप कराने गए थे, हैं तो रोगी समझकर अपने आप को, लेकिन वो स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी वो अस्पताल में तो है ना, इसलिए उनको भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 उसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी आ गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए और बनाइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और 10 वायलिन। तो 3 यंत्र हैं, कौन कौन से, एक बांसुरी है, एक आपका गिटार है और एक आपका वायलिन है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इसी प्रकार का हमने किया था। अब देखना यह है कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितने बच्चे यहां पर सही मायने में कर पाते हैं। तो चलिए कोशिश करिए, थोड़ा सा समय ले लें आप लोग, लेकिन आंसर को सही निकाल के दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी इसका ऐसे ही कराया था। एक कक्षा में तो तीन यंत्र हैं, 3 ठो डायग्राम आप बना लें पहले। यहां पर मान लीजिए 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो एक कक्षा में बांसुरी, तो बांसुरी बजाने वालों की संख्या कितनी है, 12, गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है, 11, और इसके बाद वायलिन बजाने वालों की संख्या कितनी है, 10। ये हमने यहां पर लिख लिया। 6 छात्र बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, मतलब 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी और गिटार दोनों बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन, मतलब 3 छात्र ऐसे हैं जो तीनों बजा सकते हैं। तो उसने कहा कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार, तो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, तो यहां पर 6 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जी ठीक है। उसने कहा कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं और 3 वायलिन भी, तो यहां कितना बचेगा, 3, तो 3 और 3 6, जो बांसुरी और गिटार क्या करेंगे, दोनों बजाएंगे। इसके बाद बोला है कि उनमें से 3 छात्र केवल गिटार, तो केवल गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है, 3, और 4 छात्र केवल वायलिन, तो 4 छात्र क्या करेंगे, केवल वायलिन बजाएंगे। इतना है। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजाते हैं, तो अब इसको ध्यान से देखो। तो इसमें कितना है, गिटार में 11, तो 3 3 6 3 9, तो यहां कितना बचेगा, 2। यहां पर कितना है, 4 3 7 2 9, तो 4 3 7 2 9, तो एक यहां पर 10 हो जाएगा। यहां पर 3 3 6 और एक 7, 7 और 5 कितना बचेगा, 12, तो यहां पर 12 हो जाएंगे। तो 3 3 6 एक 7, यहां टोटल 12 था, तो 7 5 12। तो कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या कितनी निकल कर आएगी, 5। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अगर आपने 9 का ऑप्शन नंबर बी बताया होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने यहां पर क्या किया, कंप्लीट कर लिया। 9 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में और देखते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार से यहां पर देखने को मिलता है।
करा कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या बतानी है, तो बताइएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी टोटल। तो सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा कि यहाँ पर कितने आयत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक ये आयत है और दूसरा ये है और एक बड़ा वाला, तो एक और दो दोनों जोड़ दें तो एक और दो कितना होगा 3। यहाँ पर ट्रेंगल बन रहे हैं लेकिन कहीं पर भी आयत का निर्माण नहीं हो रहा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या जो होगी वो 3 होगी। और जिन बच्चों ने 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड या आयतों की संख्या टोटल 3 बताया होगा उन बच्चों का सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 बताया, या 4 बताया, 1 बताया, तो उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या, आयतों की संख्या पूछा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन जो ट्रेंगल हैं इनसे किसी भी प्रकार से कोई आयत का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। तो 10 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर ट्रेंगल की संख्या आपसे पूछ रहा है, करा कि नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या, क्या पूछ रहा है, त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप बताएंगे कि यहां पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए कोशिश करें, 14, 16, 18 या 20 नंबर ऑफ ट्रेंगल की संख्या यहां पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर बताएंगे 11 में सही जवाब क्या होगा, कितने त्रिभुज बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। करा कि नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की कुल संख्या, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल की कुल संख्या यहां पर आपको निकाल के बतानी है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बनाने का प्रयास करें तो इसमें 3 त्रिभुज बनेगा, इसमें 3 बनेगा और इसमें 3 बनेगा, ये देख पा रहे हैं आप। तो 3, 3, 6 और 3, 9, तो 9 ट्रेंगल हम यहां पर बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो 3, 3, 6, 3, 9 हमने बनाया, और इससे देखें बड़े वाले से, इस बड़े वाले से और ये बड़े वाले से, तो 1, 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 3 और बनेंगे, 9, 3, 12, 12 ट्रेंगल हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखो तो जितना हमने बनाया उसको दिमाग से निकाल दो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या और भी हम किसी प्रकार से ट्रेंगल का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक इस ट्रेंगल को अभी आपने काउंट नहीं किया, एक ये हो जाएगा, और यहां से यहां तक एक ये हो जाएगा, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। फिर इसके बाद यहां से यहां तक एक ये 3 हो गया, और यहां से यहां तक एक ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहां पर 4 ट्रेंगल और बनेंगे, तो 9, 3, 12 और 4, 16, तो टोटल 16 ट्रेंगल बनेंगे। और 16 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 11 का जो आंसर होगा 16, और जिन बच्चों ने 11 में टोटल 16 ट्रेंगल बनाए होंगे उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग 11 का यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा 16 ट्रेंगल, और जिन बच्चों ने 11 का सेकंड वाला 16 ट्रेंगल बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो चलिए 12 का आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, डाइस का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। करा कि एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योगफल 7 होता है। मतलब मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। करा कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। बताओ भाई किसको मोड़ा जाए कि एक मानक पासा बन जाए। मतलब अगर जिस भी इसमें 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 है वो मानक पासा का रूप लेगा। तो बताओ इसमें कौन से अपोजिट सरफेसों का योगफल 7 है। इसमें ध्यान से देखें 2 और 5 7 तो है, लेकिन 4 और 6 11 हो, 10 हो जाएगा, गलत। इसमें देखिए 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 3 7, ये मानक पासा है। 6 1 7 5 4 9 मानक पासा नहीं है। 6 1 7 है, उसके बाद 5 3 8 मानक पासा नहीं है। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। उसने मानक पासा पूछा था कि इनमें से कौन सा एक मानक पासा का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में, सेकंड में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी या सेकंड बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न सही होगा, ये एक मानक पासा का रूप लेगा। ठीक है, तो 12 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ही आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। बताओ भैया, डायरेक्शन का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ पर लघुत्तम दूरी पूछा है आपसे, तो इसको निकाल के बताएं सभी लोग इसमें से क्या आएगा, 15, 16, 17 या फिर 18। कोशिश करेंगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा। चलिए आराम से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग जो है बनाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
कह रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। तो चलिए भैया ठीक है, सुमन को तो ड्राइविंग करना पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ड्राइविंग करेगी वो तो सिलेक्शन कोई और लेगा। कह रहा कि एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, ठीक है, ये भी अच्छी आदत है, घर से जल्दी निकल जाना और लेट आना, और 8 किलोमीटर चली। कह रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली, और इसके बाद वह चली गई फिर 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में। तो मान लो ये सुमन है, सुमन को एक दिन वह अपने घर से, मान लो सुमन का ये घर है, वो अपने घर से एक दिन जल्दी निकलती है और 8 किलोमीटर क्या करती है, पूर्व की ओर जाती है। ठीक, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई, फिर वह 90 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये जाएगी घड़ी की सुई की, फिर वह 90 अंश घड़ी की सुई की विरुद्ध दिशा में। अच्छा ठीक है भैया, विरुद्ध घुमाना है तो पूरा डायग्राम चेंज करते हैं। ये सुमन का घर है, यहां से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाती है, यहां से सुई की दिशा में 8 किलोमीटर जाती है, फिर 90 अंश घड़ी की सुई के विरुद्ध, तो सुई के विरुद्ध जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। कितना? 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर कहाँ पहुंचती है वो? एक झील के पास पहुंचती है। ठीक है, 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके घर से झील की लघुत्तम दूरी, तो उसके घर से इस झील की जो लघुत्तम दूरी होगी तो ये वाली हो जाएगी टोटल। तो आप ये कर्ण निकाल लो, तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 4 9 6 2 8 289। तो एक्स स्क्वायर बराबर 289, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 17 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 289 17 का स्क्वायर होता है। 17 किलोमीटर कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 13 का जो आंसर होगा 17 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। और जिन बच्चों ने 17 किलोमीटर ऑप्शन नंबर थर्ड बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो 13 का जो आंसर होगा दोस्तों वो तीसरे में जाएगा, 17 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका जो है क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अभी एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आपने किया, दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसको बनाइए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा। फोर्टीन का सही आंसर बताएं आप लोग। कहा कि दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। तो दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। दीपक और मदन के बीच के घर की लघुत्तम दूरी क्या होगी, 17, 24, 26 या फिर 34? तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए यहां से ये ऑफिस है और यहां से पूर्व की ओर चलता है 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर, 5 में चला, फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। तो यहां से वो क्या करता है, अपने लेफ्ट साइड मुड़ता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, दीपक का घर है, ये दीपक का होम है, दीपक होम। ठीक, चलिए मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर। तो इसी कार्यालय में मदन भी काम करता है, लेकिन वो पश्चिम की ओर जाता है। वो किधर जाता है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये पश्चिम की ओर चलेगा 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर ही चलता है और ये 12 किलोमीटर चलता है। ये तो उसने लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। तो यहां से वो क्या करता है कि अपने बाईं ओर मुड़ता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए ये भी 12 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर मदन हाउस है, क्या है, ये मदन का हाउस है। ठीक है, तो कह रहा है कि दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी। तो आपको ये वाली लघुत्तम दूरी बताना है, इन दोनों के घर के बीच की जो आपको दिख रही है यहाँ पर। तो ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान देना है, पहले आप इसको इतना निकाल लो x, फिर इसको भी फिर आप इसको भी क्या करेंगे, इसको भी x को मान लेंगे और इसको भी निकाल लेंगे, दोनों को अलग अलग निकाल लो। तो 12 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 की स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 4 9 4 2 6, तो 169।
एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो दोस्तों अगर 13 ये है तो 13 ये भी हो जाएगा, तो 13 और 13 को अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 26 किलोमीटर निकल कर आएगा। तो 14 का जो आंसर होगा 26 किलोमीटर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड वाला 26 किलोमीटर, तो दीपक के घर और मदन के घर की जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो टोटल 26 किलोमीटर होगी। और जिन बच्चों ने 26 किलोमीटर बताया होगा निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो बहुत ही नॉर्मल है, अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आप जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपका जो है एग्जाम में पूछा हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और 15 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा, मतलब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक जैसा होगा। ये कौन सी ऐसी आकृति आपको दिखाएगी, इसमें से 1, 2, 3 या फिर 4, कोशिश करें और बताएं 1, 2, 3, 4 में से ऐसी कौन सी आकृति है जिसका जल प्रतिबिंब और इसके बाद जो है दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक जैसा होगा। कोशिश करो, ये भी क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग। तो देखो इसका जो है दर्पण और जल अलग हो जाएगा, इसका भी दर्पण और जल अलग हो जाएगा, इसका भी दर्पण और जल अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोना है ये अलग कर देगा, क्योंकि ये डायग्राम ऊपर नीचे अलग है, लेकिन ये बिल्कुल समान डायग्राम बना है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे इसका वाटर इमेज बनाओ चाहे इसका मिरर इमेज बनाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समान ही दिखेगा। कह रहा है कि दोनों मूल आकृति के समान होगा, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों का इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मूल आकृति है वही आपका दर्पण में भी और वाटर में भी नजर आएगा। तो 15 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और अगर आपने 15 का 4 ऑप्शन दिया है तो प्रश्न आपका ये सही होगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर डिटेल है आप सबके सामने, और डिटेल ये है कि यहाँ पर जो हिंदी की जो स्पेशल किताब है, स्पेशल हिंदी किताब जो नितिन सर के द्वारा खुद आपको प्रोवाइड की गई, बहुत ही शानदार किताब है। 5000 प्लस अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रकार के, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। इसके साथ यहाँ पर आपको जो है अपनी हिंदी जो आरओ के लिए स्पेशल आपको जो है प्रोवाइड की गई है। और इसके बाद आपका जो है स्टैटिक जीके की बहुत ही शानदार किताब आप सबके सामने अभी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तभी आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन सामग्री की जो किताब है ये भी आपकी जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर यूपी SSSC पेट का पेट की जो है ये प्रैक्टिस सेट है वो बुक है। इसके बाद वीडियो का ये आपका जो है हल प्रश्न पत्र और इसके बाद मॉडल पेपर दोनों आपके यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16, इसको ध्यान से देख लें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक बाहर की ओर से दिखाई दे रहे हैं, इस रूप में मुड़कर एक पासा बनाना है। तो बताओ अगर इस ओपन डाइस को खुले पासों के अगर मोड़ा जाएगा तो इसमें से कौन सा डाइस निर्मित होगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसको ध्यान से देख लें और बताएं कि 16 का सही आंसर क्या होगा। चलिए तो देखो यहां पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 4 का अपोजिट 2 होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा और 1 का अपोजिट 5 होगा। एक चीज आप ये ध्यान दो कि जो अपोजिट सरफेस होता है वो कभी भी विपरीत नहीं बनेगा। तो 4 और 2 साथ में नहीं आ सकता, तो कहीं पर भी 4 और 2 साथ में आया है, नहीं आया। 3 और 6 साथ में नहीं आ सकता, तो 3 और 6 इसमें साथ में आया है, तो इस डाइस का निर्माण नहीं कर सकते। और कहीं पर 3 और 6, 1 और 5 साथ में नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पर 4 और 2 कहीं साथ में आया है, नहीं आया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखा जाए 3 और 6 अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकता, तो इसमें आ गया था, नहीं बनेगा। अब 1 और 5 कहीं साथ में आया है, नहीं आया। तो कह रहा है कि यहाँ से किस डाइस का निर्माण किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। अगर जब अब इससे नहीं मिलेगा, जब इससे नहीं मिलता, सिर्फ एक ऑप्शन हम निकाल पाए अपोजिट सरफेस से, अब दूसरा रास्ता हमारे पास क्या बचता है कि इसको क्लॉकवाइज मूव करा कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखा जाए 6 से क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो 6 से इस वाले कोने से 6, 1, 2 में क्लॉकवाइज जाएगा। अब देखते हैं क्या 6, 1, 2 का क्लॉकवाइज सर्कल कंप्लीट होगा।
तो अगर इससे देखें तो 6 1 4 है, इससे देखेंगे तो 6 2 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डाई संभव नहीं हो पाएगा। अब इससे मूव करा कर देखेंगे तो 6 से मूव करा कर देखेंगे तो 6 5 4, तो यहाँ पर 6 5 4 ये भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 6 4 5, तो दोस्तों अगर इसको मूव करा कर देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 6 और 6 के बाद 4 और 4 के बाद यहाँ पर 5, क्योंकि आप ये वाला जो डाइस है इसका पड़ोसी होता है, तो 6 4 5 यहाँ से जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 16 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में। तो अगर इसको देखें तो आप 4 5 6 भी कर सकते हैं, तो 4 5 6 भी कर सकते हैं, तो 5 को आप इधर ले आइए, तो यहाँ पर इस वाले कोने से इसको इधर ले जाइए। तो इसको हम बना कैसे सकते थे, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे इस डाइस को बना सकते हैं। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ जिससे सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाए कि कौन किसका पड़ोसी होता है। मैं आपको बना के यहाँ पर दिखा देता हूँ बढ़िया से। 4 सरफेस बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर हम 5 को यहां पर ऊपर ले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2, फिर से वही बात ना हो जाएगी। यहां 5 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो यहां पर जो 6 है 6 को उठा के यहां ले आओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3 को आप यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 5 6 का क्लॉकवाइज सर्कल कंप्लीट करना है, तो इस वाले कोने से 4 5 6 का क्लॉकवाइज सर्कल कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर किस में जाएगा, तीसरे में, क्योंकि 4 जो है 5 का पड़ोसी है और 5 किसका है, 4 का पड़ोसी है। ये आपको ध्यान दें, तो पड़ोसी है तो आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो 4 को उठा के नीचे ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। तो अगर आपने 16 का तीसरा वाला प्रश्न किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझ में आया होगा। 16 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आ गया 17, करा कि यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार 270 अंश से और अंतस्थ आकृति को घड़ी की सुई की विपरीत 270 अंश से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। बताओ भाई, इसमें से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी, ये आपको बताना है। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर पहले क्या बोला है कि उसने बाहरी आकृति को 270 अंश से, तो अगर इसको 270 अंश घुमाओगे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, तो ये इसमें त्रिभुज में परिवर्तन हो जाएगा। इसको 270 अंश घुमाओगे तो इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा, और इसको 270 अंश घुमाओगे बाहरी आकृति को तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो बचेगा तीसरा वाला। तो 17 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। चाहे बाहरी आकृति को और इसके बाद अंतस्थ आकृति को अंदर वाली आकृति को 270 अंश घुमाओगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है वैसा ही नजर आएगा। तो 17 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो 270 अंश पहले क्लॉकवाइज घुमाना है बाहरी आकृति को, और अंदर वाली आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोनों को अगर मूव करा के आप देखते हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पूछा है कि तो नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो यहां पर आपको दिख रहा है वो मूल आकृति के समान आपको यहां पर नजर आएगी। तो 17 के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लें 18 को, और बताएं कि 18 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। करा कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्षों में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। बताओ भाई, तो उसने बोला कि मानसून पर निर्भर करती है। अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है, और भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। क्या हुई है, अपेक्षा से अधिक हुई है, यह प्रश्न बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। उपरोक्तों से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
तो क्या बोल रहा है कि लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ाएंगी। तो ये कोई बात नहीं कि लाभ बढ़ाने के लिए लाभ को ज्यादा दिखाने के लिए कीमत बढ़ा दी जाए। अगर मोटरसाइकिलों की संख्या अगर ज्यादा सेल हो जाती है तभी कंपनियों का लाभ हो जाता है। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो कंपनी का राजस्व बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उसने बोला है, तो 18 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा। और अगर आपने 18 का तीसरा, यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो कंपनियों का राजस्व क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, उपरोक्त मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में तो 18 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 18 का तीसरा वाला आंसर दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 18 के बाद आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बोल रहा है कि जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप भी अगर नए घर खरीदोगे तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लगेगा मेरे पास फ्रिज भी हो, टीवी भी हो, वॉशिंग मशीन भी हो और ढेर सारी चीज़ें। नए फ्लैटों की बिक्री हम होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। तो कह रहा है कि नए फ्लैटों की जो बिक्री है, जो होम लोन ब्याज दर है, उस पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। भारत का उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मानदंडों में राहत देगी। रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि दर देखी जाएगी। शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बहुत अब समझ में नहीं आ रहा नीचे लिखा क्या है, बहुत तीव्र हो जाएगी। अब बताओ इनमें से कौन सा जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर 1% ब्याज दरों में कमी करता है तो क्या करेगा। तो यहां पर तीसरा बोल रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। बिल्कुल, अगर अगले वर्ष बैंक जो है ब्याज दरों में होम लोन में अगर 1% की ब्याज दर कम कर देता है तो सीधी सी बात है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लैट और ये सब चीज़ें खरीदेंगे, जिससे कि जो है रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, रियल एस्टेट मतलब उनका जो फ्लैट बनाते हैं और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियां मतलब जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि को बनाते हैं। अगर भाई आदमी होम लोन लेगा तो मकान फ्लैट खरीदेगा तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन रखेगा, तो दोनों का फायदा होगा। तो 19 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। ठीक है, 19 का तीसरे वाले में जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20, इसको ध्यान से देखें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। अब देखो, कह रहा है कि रमेश को डॉक्टर बनने की इच्छा है और किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। मतलब जो प्री मेडिकल परीक्षा होती है, जैसे नीट की जो परीक्षा होती है, जो बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी आनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक अर्जित किए हैं। अब देखो, तो उसने जो है रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में, जो बोर्ड परीक्षा क्या थी, इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में, तो उसने क्या किया, रमेश ने बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक अर्जित कर लिए और मेडिकल टेस्ट, ये जो परीक्षा थी, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मेडिकल टेस्ट परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसका मतलब उसने सारे मापदंडों को पूरा कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और अपना स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। डॉक्टर होने के नाते रमेश इनमें से कोई भी विकल्प क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी। तो सारी चीजें आप सबके सामने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा कि रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि तीनों मापदंडों को उन्होंने क्या कर लिया, प्रोवाइड कर दिया। स्वर्ण पदक विजेता, ये बात गलत है। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और स्वयं का बहुत विशेषता क्लिनिक खोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहा है कि डॉक्टर होने के नाते रमेश जो है क्या करेगा, डॉक्टर होने के नाते बोल रहा है, आगे नीचे तो नहीं दिख रहा है,
कि क्या यहाँ पर बोलना चाह रहा है, तो यहाँ पर मिस है तो इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पर 20 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तीसरा हमको आंसर मिल रहा है, चौथा क्या लिखा है, डज नॉट मैटर। ठीक है, जब हमको आंसर मिल गया तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 20 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। आ गया क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 21 का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। वो सीधे सीधे बोल रहा है कि मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक मात्रा में ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जी मार्ट में अधिक छूट मिलती है, अधिक ऑफर मिलते हैं, और जो ब्लिस बाजार है कम खरीदारी करता है, तो इसका मतलब वहां पर छूट कम मिलती है, कम ऑफर मिलते हैं, इसलिए वहां पर उसने बोला है। तो उसने इसका मतलब साफ साफ बोल रहा है कि जी मार्ट अधिक छूट देता है आपको और अधिक ऑफर देता है। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान निहित है। जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट भी दी जाती है। ब्लिस बाजार की तो उसने कोई बात नहीं किया कि ब्लिस बाजार में छूट दी जाती है कि नहीं। ब्लिस बाजार में कोई भी ऑफर या छूट नहीं है। उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ब्लिस बाजार में कोई भी ऑफर छूट नहीं है, क्योंकि वहां पर उसने बोला है कि ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता हूं, तो बिल्कुल छूट नहीं देता, ये कहना गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, मतलब कम खरीदारी करता है, इसका मतलब ब्लिस बाजार में भी खरीदारी करता है लेकिन कम करता है, इसका मतलब कम छूट देता है। जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी। ब्लिस बाजार में जी मार्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ब्लिस बाजार में जी मार्ट की तुलना में अधिक ऑफर छूट, ये बात कहना गलत होगा। तो 21 का जो आंसर होगा तीसरे में कि जी मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए वो जी मार्ट में ज्यादा खरीदारी करता है। 21 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। बताओ भाई, उसको मधुमेह की बीमारी है, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने उसे जो है मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। अब बताओ भाई, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित होगा। कह रहा है कि आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, ऐसा तो उसने नहीं कहा। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, मधुमेह को बढ़ाता है। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ऐसा उसने कहा है क्या? आइसक्रीम में चीनी होती है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। बिल्कुल तीसरा वाला जाएगा, क्योंकि आइसक्रीम में मीठी होती है ना, चीनी तो डाली ही जाती है ना। उसने कहा कि इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं, इसका मतलब है कि कम खाएगा तो चीनी का सेवन कम कर रहा है वो। तो आइसक्रीम में चीनी होती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी सेवन कम हो जाता है। आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है, ऐसा तो कोई बात उसने नहीं कहा कि निवारक उपाय कि आइसक्रीम खाओ मधुमेह खत्म हो जाएगा। ऐसा होता तो मधुमेह के जो रोगी हैं वो क्या करते, आइसक्रीम खा के अपना खत्म ना कर लेते। क्वेश्चन नंबर 23 में आओ और 23 का आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। कह रहा है कि एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो 23 को ध्यान से पढ़ लें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक रिटेल स्टोर है, स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ाया, मतलब उन्होंने गतिविधियों को और प्रचार प्रसार पर अपने रिटेल के गतिविधियों को बजट को बढ़ाया है कि जिस ज्यादा से ज्यादा प्रचार करा सके। कहा कि उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और दक्षता को बढ़ावा देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल। अगर गतिविधियों से और स्टोर से अगर जो है प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय से होगा। निश्चित रूप से भाई, अगर कोई रिटेल में अगर ज्यादा लोग जाएंगे, संख्या बढ़ेगी, तो कोई दर्शन करने तो जाएगा नहीं, खरीदने ही जाएगा। तो 23 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में होगा, ठीक है, 23 का सेकेंड वाले में होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कह रहा है कि बुक का संबंध रीड के साथ है, तो स्पीच का संबंध के जिस प्रकार बुक क्या की जाती है, रीड की जाती है, तो स्पीच क्या दी जाती है, कॉपी, डिक्टेट, लिसन या इग्नोर। बताओ भाई, तो सीधी सी बात है, बुक पढ़ते हैं तो स्पीच सुनते हैं, है ना। बुक पढ़ते हैं तो स्पीच क्या है, सुनते हैं। जैसे मान लो कोई नेता है,
आप जो है किसी रैली में गए, वहां पे वो अपना बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो आप क्या करोगे, सुनोगे कि कॉपी करोगे? कॉपी तो करोगे नहीं, ना डिक्टेट करोगे ना इग्नोर करोगे, आप वहां पहुंचे हो तो लिसन करोगे, है ना। स्पीच क्या की जाती है, लिसन की जाती है, सुनी जाती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा निसंदेह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है किसी भाषा में यदि वाटर को वाटर के रूप में और ड्रीम को, ये तो गड़बड़ है भाई, वाटर को वाटर के रूप में बोल रहा है और ड्रीम को इतना बोल रहा है, ETHER, तो ये तो उसमें प्रॉब्लम कर दिया, तो उसने प्रॉब्लम कर दिया। तो यहां से देख लेते हैं, यहां पर तो उसने फॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। यहां से देखें तो यहां पर डी में अगर +1 करेंगे, अगर डी में +1 करेंगे तो 4 और 1 कितना आएगा 5, 18 और 2 कितना आएगा 20, 5 और 3 कितना आएगा 8, 1 और 4 कितना हो गया 5, और 13 और 5 कितना हो गया 18। तो +1 +2 +3 +4 +5, तो यहां करेंगे +1 +2 +3 +4 +5, 20 और 1 क्या आ गया 21 आएगा, 9 2 11, 7 और 3 कितना हो गया 10, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 18 5 क्या हो जाएगा 23। अब मिलाओ UKJIW, तो UKJIW ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो UKJIW ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 में। ये वाटर को वाटर नहीं लिखेगा, अगर यहां पर +1 +2 +3 +4 और +5 करोगे तो अगला कोडिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि टोटल 25 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी आज उसको हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है एक एक करके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीजें बेहतर लगी होंगी। अब आपको ये बताना है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जितने भी दोस्त अभी तक क्लास से जुड़े हुए हैं, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक बार आप जो है लाइक का बटन दबा के जरूर जाएंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि 25 में से आपका स्कोर क्या रहा, ये भी आपको जरूर बताना है कि आज आपने कितना स्कोर यहाँ पर को अटेंड किया है, 25 में से आपका वास्तविक स्कोर क्या रहा। झूठ नहीं बोलना, जो भी आपका स्कोर होगा आपको जो है उसको आपको मेरे साथ शेयर जरूर करना है। और जो आपका स्कोर है क्लास खत्म होने के बाद मैं आपका जो है जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपका जो है स्कोर जरूर देखता हूं, कितने बच्चों का क्या स्कोर गया। लेकिन मुझे ज़्यादातर बच्चे स्कोर बता के नहीं जाते हैं, बस इस बात का थोड़ा सा दुख भी होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, समय ज़्यादा नहीं बचा है। इसके बाद में आप सबके सामने UPP और UPSI की प्रैक्टिस को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँगा। थैंक यू सभी को, नमस्कार।